हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या होता है और किसी फ्लैट सर्कुलर पाथ में हम किस स्पीड से गाड़ी को मूव कराएं जिससे कि गाड़ी सर्कुलर पाथ में टर्न करने के समय स्किप नहीं करे। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं कि सेफ स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड। इसका मतलब है कि एक फ्लैट रोड है पर वो सर्कुलर सेक्शन में है। मींस अगर आप किसी फ्लैट सरफेस पर जा रहे हैं, फ्लैट रोड पर जा रहे हैं और कहीं टर्निंग आया, सर्कुलर सेक्शन आया, तो उस जगह भी आपका रोड फ्लैट है, तो आप गाड़ी का क्या स्पीड रखेंगे जिससे कि आपकी गाड़ी जो है वो स्किड नहीं करे। बात समझ में आ गया। आप बहुत सारे जगह देखे होंगे, जब आप रोड पर जा रहे हो, हाईवे में जा रहे होंगे, तो कहीं कहीं कर्व सेक्शन होता है, तो वहां वो सेक्शन कर्व जो होता है वो भी फ्लैट ही रहता है। तो उस समय आप गाड़ी के स्पीड को कम करते हैं। अगर आप स्पीड को कम नहीं करेंगे तो आप बाहर की ओर फेंका जाएंगे, स्किड कर जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को फाइंड आउट करेंगे कि फ्लैट सरफेस पर क्या स्पीड होना चाहिए। तो देखिए, हम यहां पर कुछ फिगर ऑलरेडी पहले से बना दिए जिससे कि मेरा समय कम आपको लगेगा। अब ध्यान से सुनेंगे। तो ये मेरे पास एक रोड है और ये पूरा फ्लैट है। मान लीजिए ये किसी कर्व का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना सेंटर हो। सेंटर से यहां तक के दूरी को हम लोग रेडियस कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस कह रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, ये एक कार मूव कर रहा है, उसका भी इमेज आपको दिखा रहे हैं। अब इस कार का खुद का वजन, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है और कार इसके ऊपर है, तो इसका खुद का जो वेट है, जिसको हम लोग mg कहते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ वेट कहते हैं, वो नीचे लग रहा है। और कार जो है वो रोड पर खड़ा है, इसलिए उसको थामने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। R रिएक्शन फोर्स है, N नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कार जो है वो टर्न कर रहा है और स्पीड अगर ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है कि गाड़ी का आगे का जो व्हील है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होगा और गाड़ी का जो पीछे का व्हील है वो आउटवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, अगर हमको उसको उसी स्टेट में रखना है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर गाड़ी काफी स्पीड से अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। या हो सकता है ये फोर्स बाहर की ओर भी लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उस केस में क्या होता है, इसको बैलेंस रखने के लिए, मतलब एक नॉर्मल स्पीड में अगर गाड़ी को हमको चलाना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई फोर्स जरूर बैलेंस कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो कह रहा है कि कंसीडर ए कार ऑफ मास m मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड v ऑन ए फ्लैट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिए। अब ये जो कार है, ये कार आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला जितना भी फोर्स है वो सारा फोर्स बैलेंस्ड हो, इक्वल हो, तो उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। या जो नेट फोर्स लग रहा है अगर वो जीरो हो जाए, ऐसे कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो याद रखना है, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होता है, जितना भी फोर्स y दिशा में लग रहा है, ये देखिए, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, तो इधर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव मानते हैं, इधर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, इधर हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो जितना भी फोर्स y एक्सिस में लग रहा है सबको जोड़ दीजिए। ऊपर जो दिखेगा प्लस लीजिएगा, नीचे जो दिखेगा माइनस लीजिएगा, और अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाए तो इसको हम लोग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। और हमेशा जो भी मूविंग बॉडी रहता है वो हमेशा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ही मूव करता है, बैलेंस अवस्था में मूव करता है। तो ये देखिए, नॉर्मल ऊपर लग रहा है n, mg नीचे लग रहा है, क्लियर है? देख लीजिए फिगर से, नॉर्मल आपको ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो जो ऊपर दिखा वो प्लस में और जो नीचे दिखा वो माइनस में, बराबर कितना, 0। तो यहां से नॉर्मल किसके बराबर हो गया, mg। अब उसी तरह आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। अगर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स Fc अंदर की ओर लग रहा है, तो उसी समय एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू गुना नॉर्मल रिएक्शन। म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, आप इसको एकदम हमेशा याद रखेंगे।
एफ को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब टायर और रोड के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और एन जो है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां भी जितना भी फोर्स लग रहा है, इधर दिख रहा है तो इसको प्लस, इधर दिख रहा है तो ये माइनस, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू 0। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ सी, अगर उसको उधर भेज दिए। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला देखिए यहां से म्यू इंटू एन, और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एमबी स्क्वायर बटे आर हो जाता है। अब यहां देखिए एन इज इक्वल टू एम जी है, तो एन की जगह हम एम जी पुट कर दिए, और ये एम बी स्क्वायर बटे आर, एम बी स्क्वायर बटे आर, एम से एम कट गया तो ये क्या बता म्यू जी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां भेज दिए आर, तो बचा क्या वी स्क्वायर, देयरफॉर वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। इसका मतलब है कि फ्लैट सरफेस पर ट्रक मूव कर रहा है, कि बस मूव कर रहा है, कि कार मूव कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब मास कितना उससे कोई मतलब नहीं है। ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, रोड और टायर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, रेडियस कितना है, और जी का वैल्यू कितना है, बस इसी पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम स्पीड इक्वेशन फॉर ए कार मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। मतलब किसी फ्लैट सरफेस पर, फ्लैट कर्व सरफेस लिख देंगे, फ्लैट कर्व्ड सरफेस, अगर कोई फ्लैट कर्व सरफेस पर मूव कर रहा है तो इस इक्वेशन के मदद से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड हम कितना ले सकते हैं। ठीक है, अगर वेलोसिटी का मान, जो कार मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी का मान ग्रेटर देन म्यू जी आर, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो कार विल स्कीड, तो कार जो है वह आपका रोड से बाहर की ओर फेंका जाएगा या अंदर की ओर फेंका जाएगा, तो कार विल स्कीड एंड गो ऑफ द रोड, और रोड से बाहर चला जाएगा। इसलिए जहां भी फ्लैट सरफेस होता है आप नोटिस करेंगे कि फ्लैट सरफेस है, कर्व है, तो वहां अपने आप ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर रहता है वो अपने गाड़ी को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। इसलिए स्लो डाउन करता है, नहीं तो वो रोड से कहां बाहर चला जाएगा, स्कीड कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिगर भी इसको बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ ए कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन ए फ्लैट कर्व्ड रोड of radius 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग को बताना है कैन द कार मूव विथ दिस स्पीड, ठीक है, टेक म्यू बराबर 0.3। म्यू का जो मान होता है वो हम लोग 0.2, 0.3, 0.4 तक ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक कार जो है 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है एक फ्लैट कर्व रोड में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 10 मीटर दिया है। तो पूछ रहा है कि क्या ये कार उस कर्व पाथ में इस स्पीड से मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं सेफ स्पीड, ठीक है, या मैक्सिमम स्पीड इन ए कर्व्ड पाथ, कर्व्ड रोड। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। एकदम रट जाना है, ठीक है, म्यू जी आर। तो यहां से देखिए तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ 0.3, जी का वैल्यू 9.8 ले सकते हैं या 10 भी ले सकते हैं, 10 ही ले लेता हूं, और ये 10। ठीक है, तो यहां से आप नोटिस करेंगे कि 10 बाहर निकल गया और ये बच गया रूट 0.3। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, वैसा डेटा दिया रहेगा जहां से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5477, मतलब यहां से जो स्पीड आ गया 5.477 क्या चीज में, मीटर पर सेकेंड। ओके, और गिवन स्पीड कितना है, गिवन स्पीड
इसको v डैश मान लेते हैं, ये कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो 72 इंटू 1000 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, और टाइम को आवर को मिनट सेकंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 क्या चीज में सेकंड। तो यहां से जो वैल्यूज आएगा इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यूज कितना आ रहा है, v डैश इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैक्सिमम जो स्पीड था वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मतलब इस कर्व पाथ में और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में 5.47 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड का नहीं होना चाहिए। और जो गिवन स्पीड था जिसमें वो कार क्या हम इस स्पीड पर चला सकते हैं, उसका स्पीड आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि गाड़ी स्कीड कर जाएगा, रोड से बाहर चल जाएगा। तो इन दिस केस लिख सकते हैं, इन नीचे लाइन में लिख देंगे, इन दिस केस कार विल स्कीड एंड गो, या यहां पर लिख सकते हैं गो ऑफ द रोड, गो ऑफ द रोड, मतलब ये सेफ स्पीड नहीं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स और पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको कॉपी में नोट करेंगे और अब हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड किसको कहते हैं। तो कहता है कि अगर कोई कार किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फ्लैट रोड है और सर्कुलर पाथ है, तो उस समय उस कार का जो स्पीड होना चाहिए वो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होना चाहिए। मींस वहां पर रेडियस उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और g के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां से उसका कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू आ रहा है। अगर उस कार का स्पीड इस न्यूमेरिकल वैल्यू से कहीं गुना ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जब भी कार टर्न करेगा तो वो सेंटर से बाहर की ओर स्कीड कर जाएगा, मतलब सेंटर से बाहर की ओर उसका गाड़ी फेंका जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड का दो एज होता है, किनारा, एक इनर होता है एक आउटर होता है। जैसे अगर आप सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल का ये वाला इनर हो गया, ये आउटर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर एज को थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। मींस जो फ्लैट सरफेस है उस फ्लैट सरफेस से आउटर एज को जो है कुछ एंगल बना के ऊपर उठा देते हैं। इसी को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और इसको करने से क्या होता है कि गाड़ी अगर हाई स्पीड से भी मूव कर रहा है तो वो स्कीड नहीं करता है। क्लियर एकदम हो गया। तो क्या कह रहा है कि इफ द आउटर एज ऑफ द रोड, देखिए रोड का आप आउटर एज ले लीजिए, तो सर्कल ये आप ले लिए। अब इस सर्कल में आप ये छोटा सा सेक्शन काट लीजिए। अब इस सर्कल का ये फ्लैट सेक्शन है। अब फ्लैट सेक्शन से आप कुछ एंगल बना के इस तरह से ये वाला रोड को उठा दीजिए। तो अब नया मेरा रोड कौन सा हो गया, तो ये हो गया, ये देखिए अब मेरा रोड ये हो गया। क्लियर हो गया। तो अगर कह रहा है कि अगर आउटर एज मतलब किसी कर्व पाथ में आउटर एज मतलब ये जो बाहर वाला किनारा है इसको कुछ एंगल बना के उठा दे, किसके रिस्पेक्ट में, इनर एज के रिस्पेक्ट में, इसी प्रोसेस को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। और इसको करने से क्या होता है कि अगर गाड़ी हाई स्पीड से उस टर्निंग में टर्न करता है तो वो स्कीड नहीं करता है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड ए लिटिल अबव द इनर एज देन इट इज नोन एज बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर एकदम है। आप फिगर में भी देख पा रहे होंगे कि ये इसका इनर एज है और ये इसका आउटर एज है और ये फ्लैट सरफेस है। तो देखिए इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को हम उठा दिए कुछ एंगल बना के, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो आप बहुत सारी जगह देखे होंगे, जैसे रेसिंग कार, जहां कार का रेसिंग होता है वहां का जो ट्रैक बना होता है वो एक साइड आपका जो उठा हुआ रहता है, दूसरा साइड थोड़ा अंदर की ओर रहता है। इसका मतलब आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर देते हैं, उठा देते हैं एज कंपेयर टू इनर एज। तो वही वहां पर क्या हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया। कह रहे हैं कि इफ द स्पीड ऑफ द कार इज मोर देन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी आर। अगर स्पीड फ्लैट सरफेस पर इतना स्पीड था, और अगर आप उस केस में भी पढ़े थे इससे पहले जो आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे, उस केस में आप देखे थे कि गाड़ी बाहर की ओर स्कीड कर जाता है, पर उसको बचाने का क्या तरीका है, तो बैंकिंग ऑफ रोड करने का। तो कह रहे हैं कि इफ द स्पीड ऑफ कार इज मोर देन v इज इक्वल टू म्यू आर जी देन द कार इज स्कीड एंड गो ऑफ द रोड, और रोड छोड़ के वो बाहर की ओर फेंका जाएगा।
टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए द रोड इज बैंक, तो इसलिए हम लोग रोड को क्या करते हैं, बैंकिंग कर देते हैं, मतलब रोड को का आउटर सेक्शन को उठा देते हैं। अब इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। कंसीडर ए कार ऑफ मास m मूविंग ऑन ए बैंक रोड, मतलब कर्व है और उसका आउटर एज उठा हुआ बैंक रोड ऑफ रेडियस r। अच्छा, इसमें दो केसेस हो सकता है। पहला केस जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसी पर क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही केस है और इसी पर क्वेश्चन आता है। तो पहला केस क्या है, नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड। मान लेते हैं कि टायर और रोड के बीच में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है। अब चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, ठीक है। कुछ एंगल बना के है तो इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। अब इस पर अगर कोई बॉडी रखा हुआ है, ये देखिए ऐसे रखा हो, तो एक चीज याद रखना है हमेशा कि हम लोग क्या किए, इसका एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसका खुद का जो वजन है, ये वेट इस हमेशा याद रखना है बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो mg। और नॉर्मल हमेशा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, ध्यान देना। सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अगर सरफेस ऐसा रहता है, ये देखिए, अगर सरफेस ऐसा रहता है तो वजन ऐसा, और ये देखिए ये सरफेस के नॉर्मल लगता है। हमेशा याद रखना है कि जो भी नॉर्मल होगा वो सरफेस पर परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल हो गया। अब देखिए ये नॉर्मल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, हम आपको पढ़ाए थे जब रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस बताए थे कि अगर कोई फोर्स टेढ़ा होगा तो उसको क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। तो अब एंगल हमको पता करना है, तो ये देखिए ये थीटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहां भी एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहा है, तो इसके अपोजिट ये 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फिर से रिपीट करें, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपका थीटा, ये 90, तो ये आपका 90 माइनस थीटा। जस्ट इसके अपोजिट एक छोटा सा ट्राइंगल है जो सिमिलर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट में 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये थीटा, इसके अपोजिट ये थीटा। अब आप जानते हैं कि जो फोर्स जिसको टच करता है, जिस एक्सिस को, वहां कॉस होता है, इसका मतलब ये नॉर्मल इस एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए n cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में n sin थीटा। हमेशा याद रखेंगे कि अगर कोई फोर्स x एक्सिस y एक्सिस के बीच में है, जैसे ये फोर्स है और ये x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, और ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट होता है f cos थीटा, जिसको टच करेगा वहां पर cos बनेगा, f cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, f sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां भी क्या हो गया, ये नॉर्मल का कंपोनेंट टूट गया है, कितना, n cos थीटा और n sin थीटा। क्लियर है। और एक सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, चूंकि हाई स्पीड से बॉडी मूव कर रहा है, तो ये चाह रहा है कि हम बाहर की ओर इसको स्किड कर दें, तो एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बटे r, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा पढ़ाई इक्विलिब्रियम में करते हैं, तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो जितना भी फोर्स एक्स एक्सिस में दिख रहा है सबको जोड़ दीजिए, उसका वैल्यू 0 हो जाए, तो इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम का कंडीशन कहते हैं। तो एक फोर्स हमको दिख रहा है, ये देखिए फिगर में भी देख सकते हैं आप, n sin थीटा, और इधर दिख रहा है FC, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस n sin थीटा और क्या माइनस FC इज इक्वल टू 0। तो n sin थीटा इज इक्वल टू FC उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बटे r। कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, ऊपर दिखा सबको प्लस लेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर फिगर में देख लीजिए n cos थीटा ऊपर पॉजिटिव दिखता है, माइनस mg इज इक्वल टू 0, इसको लिख सकता हूं n cos थीटा इक्वल टू mg, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो ये देखिए n sin थीटा
डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mb स्क्वायर बाई r, और यहां पर कितना हो जाएगा mg। तो आप यहां से नोटिस करेंगे n आपका कट गया, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v स्क्वायर बटे आर जी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है कि कितने एंगल से हम बैंकिंग करेंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी। ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, एंगल ऑफ बैंकिंग, कोई दिक्कत नहीं, एंगल ऑफ बैंकिंग है। अगर हमको वेलोसिटी निकालना होता है, सेफ वेलोसिटी, अगर मान लीजिए एंगल दिया है तो हम किस वेलोसिटी से चला सकते हैं, तो ये देखिए वेलोसिटी इक्वल टू आर जी और tan थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में। कोई कंफ्यूजन नहीं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसा आ सकता है, तो क्या आपको ऐसा दिया रहेगा कि एक कार है जो 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, और जो बैंकिंग किया गया है इसका रेडियस 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, जी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए एंगल ऑफ बैंकिंग कितना हो सकता है। क्वेश्चन यहीं पर करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपका वेलोसिटी दे दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, तो जब भी ये दिया रहेगा तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 5 मीटर है, और जी का वैल्यू हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, तो ये 5 से 5 कट गया, और 5 से ये कट गया 1/2, तो tan इनवर्स 1/2, और tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो tan इनवर्स 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका जो वैल्यूज होता है वो लगभग 26 डिग्री के आसपास होता है। तो ये आपका 26.56 आ गया। देखिए आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन, मतलब आपको एंगल बैंकिंग का एंगल पता चल गया कि कितना एंगल से ये उठा हुआ है, तो इतने डिग्री से उठा हुआ है, ठीक है। एक हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 36 गुना 1000 और डिवाइडेड बाई 3600, सॉरी यहां पर आपका जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ करेक्शन हम कर लेते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, 10 गुना 10, तो एक 10 से ये 10 कट गया, 5 से ये कट गया 2, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, तो यहां से tan इनवर्स 2, तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो 63.43 आ रहा है, 63.43 डिग्री आ रहा है। तो आई होप आपको बैंकिंग ऑफ एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ गया होगा। क्वेश्चन में लिख देंगे कि इफ ए कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन ए बैंकिंग ऑफ रोड ऑफ रेडियस 5 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट द एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको नोट करेंगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट क्या होता है, और इसी में हम एक काम करते हैं, केस 2 भी पढ़ा देते हैं जब हम फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग केस 2 में आ जाते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, जब हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तब उस केस में हम लोग पता करेंगे कि कितने एंगल से एलिवेशन करें, या हम बैंकिंग ऑफ रोड कितने एंगल से बनाए। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पास कर्व पाथ है, और उस कर्व पाथ में आप एक इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मेशन किए, जो अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे, और उसमें वो कार को रख दिए। तो आप चाहेंगे तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इसको एक इंक्लाइंड प्लेन के रूप में देखिए, ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अगर कोई प्लेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है तो उसको हम लोग इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है,
ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इस पर कोई बॉडी को रख दिए, यहाँ कार है तो ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम लोग क्या किए, यहां से सेंटर डाले और एक्सिस ड्रॉ कर दिए। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। करेक्ट है। नॉर्मल हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा, तो नॉर्मल ये लग गया, जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं एन। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। कैसे होता है वो आपको समझाते हैं। देखिए ये थीटा है तो ये 90 है, और ये आपका 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल यहां भी बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल यहां भी बना। तो इसके अपोजिट में ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा, इसके अपोजिट वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एन कॉस थीटा, एरो दिखा देंगे। हम लोग सारा फोर्स जब रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस बताए थे तो उसमें ये सारा चीज बताए थे आपको। और यहां भी एक कंपोनेंट टूटेगा आपको, एन साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर कार का स्पीड काफी ज्यादा है तो टर्निंग के समय हो सकता है कार जो है सेंटर से बाहर की ओर फेंका जाए। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स उसको बाहर की ओर ले जा रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस फोर्स को कौन बैलेंस किया हुआ था, तो एन साइन थीटा, ये एन साइन थीटा बैलेंस किया हुआ था। क्योंकि यहां पर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। तो इसको बैलेंस कौन कर रहा था, एन साइन थीटा। अब एक चीज तो क्लियर है कि इसका जो बॉडी का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो W। अब हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा बॉडी और सरफेस के बीच में होता है और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब है कि बॉडी इधर की ओर भागना चाह रहा है, सेंटर से अवे जाना चाह रहा है। ये देखिए सेंटर से अवे जाना चाह रहा है। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो मोशन के अपोजिट हम लोग क्या किए, यहां पर लगा दिए फ्रिक्शन, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन। अब एंगल हमको चेक करना है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना करा। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका एक्स एक्सिस, यहां से आपका वाई एक्सिस, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को तोड़ देंगे। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के बीच में, तो यहां पर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब अगर सारे फोर्सेस को आप अच्छे से बाहर निकाल देते हैं तब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आपको फोर्स एक पहला दिखा, ये देखिए एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, और ये फ्रिक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट होगा, ये देखिए एफ कॉस थीटा। उसी तरह आपका वेट नीचे लग रहा है W जो mg है, हमेशा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का F साइन थीटा, और ऊपर में जो फोर्स लग रहा है वो है N cos थीटा, और सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r। देखिए 100% श्योरिटी कि आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो केस 1 ही पूछेगा, क्योंकि उस समय आप फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आपका जितना भी टॉपिक है वो फ्रिक्शन के बाद है, इसलिए आप जब भी कंसीडर करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड तो वहां पर हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्योंकि जहां पर आपको कर्व पाथ बनाया जाता है, हाई स्पीड गाड़ी अगर चल रहा है तो वहां फ्रिक्शन मिनिमम दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इतना सारा हो गया। अब क्या कहेंगे कि व्हेन फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, जब फ्रिक्शन को कंसीडर किया जा रहा है तो अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए अभी भी गाड़ी जो है रोड पर है, इसका मतलब है वो बैलेंस्ड अवस्था में। तो बैलेंस्ड कैसे होगा, तो जितना भी फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है वो बैलेंस होना चाहिए, जितना भी फोर्स वाई एक्सिस में लग रहा है वो बैलेंस होना चाहिए। तो हम यहां पर कहेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। अब देखिए इधर जो फोर्स आपको दिखेगा वो प्लस होता है, इधर जो दिखेगा वो माइनस होता है। तो यहां देखिए F cos थीटा प्लस में, N sin थीटा प्लस में, और FC इधर दिख रहा है इसलिए माइनस में, क्योंकि आप पढ़े थे मैथ में कि x एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है। तो यहां से F cos थीटा प्लस N sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बटे r, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब
दूसरा सिग्मा एफ वाई, तो सिग्मा एफ वाई ऊपर जो दिखा वो प्लस, नीचे जो दिखा वो माइनस। तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू 0। यहां से एम जी को हम राइट साइड भेज दिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें यहां पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर, और इसको डिवाइड कर देते हैं कितना से, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि एम जी आपका कट गया, तो ये बचा मेरे पास क्या, तो मेरे पास यहां जो वैल्यू आया वो आया वी स्क्वायर बटे आर जी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और लगाना है। हम लोग इसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से भागा दे देंगे। तो ये देखिए कॉस से भागा दे रहे, तो एन ये कॉस भागा हुआ तो ये टैन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा 1 होता है। मतलब न्यूमरेटर को भी कॉस से भागा दिए, डिनोमिनेटर को भी कॉस से भागा दिए, तो अपने मन से दोनों कॉस लाए थे तो बैलेंस हो जाएगा, प्लस ये एफ हो जाएगा, ये तो कॉस कॉस कट जाए, डिवाइडेड बाय फिर इसको भी हम लोग कॉस से भागा दिए तो ये एन हो जाएगा माइनस एफ, और ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बटे आर जी। कोई दिक्कत नहीं, लिख भी देंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा से डिवाइड कर दिए। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एक काम और करेंगे, हम लोग n से दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देंगे। तो यहां से n से जब डिवाइड करेंगे तो ये tan थीटा प्लस f बटे n हो जाएगा, और यहां पर ये आपका n से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और माइनस f बटे n, और ये tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। इसको भी क्या किए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग जानते हैं सिंस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है, F फॉर फ्रिक्शन फोर्स, म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन, तो हम लिख सकते हैं F बटे n इज इक्वल टू म्यू। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, फाइनली मेरा रिलेशन आ जा रहा है tan थीटा प्लस म्यू और डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बटे आर जी। और यही आपका एक्सप्रेशन हो गया। अगर वेलोसिटी निकालना है तो आर जी को इससे गुना कर दीजिए और v का है अंडर रूट निकल जाएगा। कब, जब आपको एंगल या फ्रिक्शन को जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में ये रिलेशन हो जाएगा। अब इसी में आप समझ जाइए कि अगर इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, अगर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, अगर हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्टेड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मान 0 होगा। तो जैसे ही आप 0 लिखेंगे तो ये टर्म भी खत्म हो गया और ये पूरा टर्म खत्म हो गया। तो यहां से फाइनली मेरे पास रिलेशन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बटे आर जी, और यही आपका देखिए केस 1 में भी रिलेशन आया था। तो आई होप आपको दोनों केस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको पहले केस पर ज्यादा मेहनत करना है क्योंकि वहां से ही आपका क्वेश्चन आने का चांसेस है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा तो वहीं से आपसे पूछ सकता है। समझ में आ गया? और अगर डेरिवेशन पार्ट्स आपसे पूछेगा तो आपको वहीं से केस 1 से ही पूछ सकता है, केस 2 नहीं पूछ सकता है। फिर भी हम लोग केस 2 को भी डील कर लिए जिससे कि आपको ये पता चले कि अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।